ठीक है जी। देखें, सबसे पहले तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। जो शुरुआत में जो कुछ बुक्स दी हैं उनको मैं पहले कवर करा देता हूं। ठीक है, एक तरफ से हम जाएंगे। देखें, ये जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है भारत के प्राचीन प्रमुख ग्रंथ व रचयिता। ठीक है, मुल्ताई, बहुत बढ़िया, मुल्ताई बैतूल, बहुत अच्छी बात है भैया। मैं भी ये चाहता हूं कि एमपी के अधिकतर जो एमपी की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी जगह से मेरे पास मुझसे स्टूडेंट्स जुड़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ते ही अपन जल्दी से। मेरा लक्ष्य यही है कि भाई अदर स्टेट में नहीं तो कम से कम एमपी से स्टूडेंट मुझसे जुड़ जाए, और आप अपने आसपास के आदर्श जी और भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप सजेस्ट करें, बता दें। काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं मेरी, देख लें, समझ लें, उनको अच्छा लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। मैं यही चाहता हूं कि एमपी की डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट मुझसे जुड़े, क्योंकि जो शिवपुरी जिला है तो अधिकतर स्टूडेंट मुझसे जुड़ चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। पेज नंबर कितना है शिशुपाल धाकड़ जी पूछ रहे हैं। अब देखो, आप अपने हिसाब से देख लेना, हो सकता है आपको ये पेज नंबर पर ना भी मिले क्योंकि सामने स्क्रीन पर आपको मिल रहा है, तो आप बुक में ढूंढ लेना। बुक में ये कृतियां दी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने क्या है उनको इकट्ठा करके पूरा एक टेबल के रूप में आपको दे दिया है, तो आपको बुक में मिल जाएंगी, बिल्कुल पक्के में मिलेंगी। मैंने आउट ऑफ सिलेबस आपको कोई चीज़ नहीं कराऊंगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे हम। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में देखो, आज अपन इनको याद कर रहे हैं। ठीक है, याद करते हैं कंप्लीट। ये आपका आज भी काम में आएगा, कल भी काम में आएगा, जब भी आप पढ़ेंगे तब भी काम में आना है। ठीक है, इसमें रचयिता लिखा हुआ है और ग्रंथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया राइटर आपका, और ये हो गई आपकी बुक। तो भैया इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि अष्टध्यायी जो है वो किसने लिखी है। अष्टध्यायी लिखी है किसने? पाणिनि। और आपको मालूम है ये जो पाणिनि है इन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। किसको? पाणिनि को। तो मैंने आपको एक बार बताया था, हाँ, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहते हैं? पाणिनि को कहते हैं। तो ये हम बेनिफिट लाइन में कहीं ना कहीं इंडिया में पढ़ लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है, बोले पाणिनि को, पाणिनि को कहते हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जनक है तो पाणिनि। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो संस्कृत है, तो बोले जो संस्कृत की बात करें तो संस्कृत तो भैया ऐसे ही नहीं आ जाती, तो संस्कृत तो हमें क्या करना पड़ता है। देखो, इसमें पाणिनि शब्द लिखा हुआ है, अपन पाणिनि को क्या बोलेंगे? पढ़नी। ठीक है, बोले संस्कृत ऐसे नहीं आती, तो संस्कृत तो हमें पढ़नी पड़ती है, तब आती है। और संस्कृत में बोले कितने अध्याय हैं? बोले अष्ट का मतलब 8 हो गया, और बोले 8 अध्याय है। चाहे संस्कृत में इससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी किसकी कृति है, तो अष्टध्यायी का मतलब 8 अध्याय, अष्टध्यायी यानी 8 अध्याय। तो 8 अध्याय है, तो बोले 8 अध्याय किसमें है, तो बोले 8 अध्याय तो वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। हमारी जो बुक है संस्कृत की उसमें 16 अध्याय हैं या 20 हैं, लेकिन हमें कम से कम 8 अध्याय तो पढ़ने पड़ेंगे, पढ़नी पड़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसको पेपर में गलत कर देंगे। ठीक है, तो पढ़नी पड़ती है, तो पाणिनि को अपन को किससे याद करना है? पढ़नी से याद करना है। और अष्टध्यायी से 8 अध्याय याद करना है कि 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय तो हमें पढ़नी पड़ेंगे, तो पढ़नी शब्द से अपन को याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन जल्दी से। फिर लिखा हुआ है पतंजलि। देखो, पतंजलि की इसमें जैसा कि लिखा हुआ है महाभाष्य, इसके अलावा एक बुक और पढ़ी थी आपने, योग दर्शन, योग दर्शन। और ये जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के विद्वानों में से थे या उनके दरबार में थे। कौन? पतंजलि। पतंजलि जो है ना, पुष्यमित्र शुंग का आपने नाम सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश के अंदर अभी अपने पढ़ा है। तो पतंजलि, पतंजलि ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? योग दर्शन। वैसे भी योग से याद आता है योगा, रामदेव बाबा योगा कराते हैं, और रामदेव बाबा जो योगा कराते हैं तो उनके संस्थान का नाम क्या है? पतंजलि। ठीक है, दूसरा महाभाष्य, एक और नाम कौन सा दिख रहा है अपन को? महाभाष्य।
तो महाभाष्य से अपन क्या याद कर लेंगे कि वो हमेशा महाभाष्य यानी बड़े महान है, और भाष्य यानी कि भाषण देते रहते हैं। तो आप कभी सुनना रामदेव बाबा को, तो रामदेव बाबा क्या करते हैं, भाषण देते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। ठीक है, तो एक कृति हो गई योग दर्शन, और दूसरी कृति कौन सी हो गई, हमें दूसरी कृति महाभाष्य अपन को याद रखना है। और वो किससे संबंधित है, बोले पतंजलि से। पतंजलि से हमें पतंजलि यानी हमें पता चली, पतंजलि से हमें अब पता चली, क्या पता चली कि ये तो योग से संबंधित इनकी बुक है योग दर्शन, और आज पता चली एक और कौन सी, महाभाष्य। तो दोनों कृतियों का संबंध है पतंजलि से। जिन स्टूडेंट ने पहले पढ़ लिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी का ये है कि ये चीज रिवीजन पे आती है तो वो चीज और पक्की हो जाएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, इसमें कालिदास के बारे में लिखा है भैया। कालिदास जो है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जैसा कि इधर लाइन पर लिखा हुआ है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, कालिदास। कालिदास के बारे में ये याद रखना, कालिदास मर कर बाद में आए, मर कर बाद में आए, मर कर बाद में आए। कालिदास ऐसे व्यक्ति थे जो मर कर बाद में आए। तो इसको भी अपन याद रख सकते हैं कि भैया कालिदास कैसे व्यक्ति हैं जो मर कर बाद में आए। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संभार, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो कालिदास की कृतियां हैं, कालिदास का संबंध तो उज्जैन से है, सबको मालूम है। तो इनकी जो कृतियां हैं कालिदास की जो कृतियां हैं, तो हमने क्या किया है कि इनकी जो कृतियां हैं ये सब लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उनका हमने क्या बना दिया, एक अल्फाबेट बना दिया, और अल्फाबेट से हमने एक ट्रिक बना ली कि कालिदास ऐसे व्यक्ति थे, ये कालिदास के लिए लिखा हुआ, ध्यान रखना, कालिदास ऐसे व्यक्ति थे जो मर कर बाद में आए। तो हमने एक ट्रिक बना ली जिससे हमें ये अल्फाबेट याद हो जाए। अब अल्फाबेट से अपन क्या बोलेंगे, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्योंकि कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़े हुए थे तो इनको भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इनका पूरा नाम देखो, ये लिखा हुआ है मालविका अग्निमित्रम। अब तुम्हें ये थोड़ा सा क्या है, अग्निमित्र की और मालविका की प्रणय कथा के बारे में इस बुक में दिया हुआ है। विक्रमोर्वशीय का मतलब है कि जो विक्रमादित्य है और उर्वशी है, उन दोनों की कहानी इससे जुड़ी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की कहानी के बारे में बताया गया है, जिसका हमें अभी अभी ज्ञान हुआ है। और जो महाकाव्य हैं ये तो इनके नाटक थे। दूसरा महाकाव्य में देखो ऋतु संहार भी है। ऋतु संहार में उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है कि शरद ऋतु होती है, वर्षा ऋतु है, इनके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, मेघदूतम का मतलब मेघ यानी बादल, बादल जो होते हैं वो बारिश करते हैं, पानी गिराते हैं, मेघदूतम। कुमार संभव यानी कुमार संभव ने कुमार के लिए ये लिखा हुआ है। रघुवंशम का मतलब ये है कि रघुवंश कुल के जो श्री राम हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है, तो रघुवंशम है। तो कुल मिला के जो इनकी कृतियां हैं, कालिदास की कृतियां, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, महान साहित्यकार माना जाता है, और इस वजह से अपन इन नामों को याद रखेंगे, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम। तो कहीं ना कहीं थोड़े संस्कृत जैसे शब्द हैं, तो हम इस अल्फाबेट को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेघदूतम, रघुवंशम। अगर आपने शुरुआत में ऋतु संहार बोल दिया तो बाद में रघुवंशम बोल देना, और शुरू में रघुवंशम बोल दिया तो बाद में ऋतु संहार। तो पहले तो इन नामों को अच्छे से पढ़ लेना, और जब इन नामों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, शुंगवंश में पढ़ा दिया था। किसको पढ़ा दिया था शुंगवंश में? मैंने पतंजलि को। मुझे जानकारी है पूरी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुंगवंश नहीं पढ़ा है। तो देखो, सबका साथ सबका विकास। अब मैं बता देता हूं, जिन्होंने एमपी पढ़ा है मेरे पास, जो एमपी पूरा कंप्लीट सिलेबस किया, एमपी का 2.5-3 महीने का जो भी सिलेबस है, तो उसमें मैंने साहित्यकार दिए थे एमपी के। उसमें मैंने कालिदास को ऐसे याद कराया था, मुझे आज भी पता है, और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा एमपी उनको याद रहेगा। दूसरा, मैं एक और जानकारी दे रहा हूं, अभी एमपी के लिए मैं एक सेपरेट बैच बनाऊंगा। हाँ, जैसे कि पूछ रहे हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी, बिल्कुल मैंने सोच रखा है, मैं तो कल से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं लेकिन अभी क्या है, स्टूडेंट को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है।
अभी मैंने हिस्ट्री पॉलिटिक्स मैंने सुबह चालू की है, लेकिन वो जो समय रहेगा एमपी का, क्योंकि चूंकि अभी लॉकडाउन के अनुसार हम देख रहे हैं 7 बजे तक ही क्लास, मतलब 7 बजे तक ही क्लास रह पाएगी। उस स्थिति में हमने थोड़ा सा एक समय तय किया है कि भाई हम अभी 7 बजे तक अपनी कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट की क्लास ख़त्म करें। तो एमपी का मैं बता दूंगा, एमपी का जहाँ तक है एमपी सेपरेट कराऊंगा, लगभग 2.5-3 महीने का एमपी रहेगा। तो वो एमपी कराऊंगा मैं आपको जो है सेकंड बैच में, जो मेरा भी बनेगा, हो सकता है जहाँ तक है 99% वो 2 बजे से बैच बनेगा। दोपहर में 2 बजे से 2 PM मेरा बैच रहेगा। जिन लोगों को एमपी पढ़ना हो, जिनने नहीं पढ़ी हो, वो पढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको ऐप पर भी मिल जाएगी और दूसरा मैं अपने खुद से भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एमपी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, संविधान पढ़ सकते हैं। अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो भाई। आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। एक नाम और दिख रहा है, इसको भी कंप्लीट करा ही देता हूं मैं आपको। लिखा हुआ है भारवी किराता जुर्नियम। क्या लिखा हुआ है? भारवी। देखो, भारवी किराता जुर्नियम। भारवी किराता जुर्नियम को याद करना है तो अपन ऐसे याद करेंगे कि भारवी किराता जुर्नियम। तो भारवी किराता जुर्नियम की अपन बात करें, बिल्कुल भाई ये चीज़ें आप लोग व्हाट्सअप करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी का इस पर फोकस करें, आप ये चीज़ भी पढ़ो अच्छे से। ये एसएससी वाली चीज़ है, एसएससी स्टेनो का पेपर दोगे 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और एमपी के अंदर जो एमपी पीएससी का है और जो स्टेनो एसआई है उसमें एमपी का आपका आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल 2 बजे का टाइम रहेगा, दोपहर में 2 बजे की क्लास रहेगी, 2 से 3:30 बजे तक। 3:30 बजे से 5 बजे तक रहेगा आपका मैथ की क्लास, और 5 बजे से फिर 6:30 बजे तक इंग्लिश की क्लास। तो इस तरीके से हमारा सेकंड बैच की टाइमिंग रहेगी, है ना। तो मैं आपको पहले ही अभी बता देता हूँ, ठीक है। रहा एमपी स्टार्ट करने का, तो वो मैं आज ही प्रोसेस उसकी बना रहा हूँ। तो हो सकता है मैं परसों से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि कल से वो चालू करना है। तो मैं अपने हिसाब से 1-2 दिन के अंदर उसको चालू करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर दोपहर में आलस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कूलर चलाना, कूलर के आगे बैठ जाना, ठीक है। अब इसमें एक नाम बताया मैंने, भारवी किराता जुर्नियम। देखो, भारवी किराता जुर्नियम से तुम कैसे याद कर लोगे कि देखो भारवी लिखा हुआ है ना, तो भारवी को अपन बोलेंगे बाहर भी। क्या बोलेंगे? बाहर भी। और बाहर भी से देखो कैसे याद आएगा कि सोचे एक अंकल हैं, सोचे एक अंकल हैं, और अंकल का जो किराया है, अंकल का जो किराया है, देखो किराता जुर्नियम। किराता जुर्नियम का मतलब उनका किराया जुड़ता रहता है। बोले अंकल जिस शहर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस बिल्डिंग को भी उन्होंने किराए पे लगा रखा है, और बढ़िया किराया आता है उनका, शानदार किराया आता है। तो अंकल इतने पैसे वाले हैं कि उनके भार भी, यानी शहर के भार भी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के भार भी, यानी स्टेट के भार भी, उनके 10-12 ऐसे घर हैं जिनसे उनके पास किराता जुर्नियम, किराया जो है ना वो जुड़ता रहता है, ठीक है। तो याद रखना भाई। रवि सेन बोल रहे हैं मैं कोटा से हूँ और मुझे एमपी पढ़ना है। थोड़ा सा अलग लगा यार मेरे को, कोटा से हैं तो आपको राजस्थान पढ़ना चाहिए, लेकिन आप कोटा से हैं तो एमपी पढ़ना है। हो सकता है हाँ, वहाँ से यहाँ भी आप एग्ज़ाम देने का उसमें सोच रहे होंगे। बिल्कुल मैं चालू करूँगा, ये तो डेमो क्लास चल रही है आपकी, मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से इस वीडियो को देख के आप समझ पाओगे कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, आप मेरा तरीका देखोगे, है ना। अब वो तरीका आपको समझ में आएगा तो आप कंटिन्यू पढ़ोगे, बाकी का आपकी अपनी मर्जी है। और केवल एक टीचर का तरीका ही रहता है, टीचर सब बढ़िया होते हैं, सारी कोचिंग अच्छी होती है, और जिस टीचर का तरीका हमें समझ में आ जाता है अपन वहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भारवी किराता जुर्नियम, यहाँ तक की कृतियाँ क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक है, ठीक है। मेरी कोशिश रही कि आपको यहाँ तक के नाम पूरे याद रहेंगे, इसको कुछ नहीं करना। मर कर बाद में आए, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमवर्षीय, मालिका, अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभाष्य यानी महान है और महान भाषण देते हैं। बोले कौन देते हैं? बोले पतंजलि के योगाचार्य देते हैं, है ना। रामदेव बाबा भाषण देते हैं, पतंजलि संबंधित है तो पतंजलि का वो याद रहेगा।
ठीक है, और पतंजलि है योगा सिखाते हैं, तो योग दर्शन, जब योगा के दर्शन कराते हैं तब वो भाषण देते हैं। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं, तो बोले किसके 8 अध्याय हैं, बोले संस्कृत में, तो इसका आप याद रख लेना। अगला बढ़ते अपन आगे जल्दी से। देखो ऐसी चीजें मैं आपको करा रहा हूं जो अधिकतर स्टूडेंट पढ़ लेते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, खासतौर से बुक से, और कई टीचर भी उनको पढ़ा देते हैं, केवल जल्दी जल्दी रटा के याद कर लो, इसको ये याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, बस आप देख लेना। लेकिन मैं आपको कनेक्टिविटी से याद कराने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि ये चीज आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर लॉन्ग टाइम तक रहे, और पेपर तक तो कम से कम याद रहे, कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हो तो 4 ऑप्शन देख के आपको याद आए। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, इसमें एक नाम लिखा हुआ है विशाख दत्त, ये मैंने आपको याद करा दिया है जब मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा रहा था गुप्त वंश के अंदर, तब मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी, तो आपको वैसे भी याद आ गया होगा। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे तुम्हें याद आए। जैसा कि इसमें लिखा है विशाख दत्त, विशाख से विशाख को याद रखना है और मुद्रा राक्षस को याद रखना है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है विशाख दत्त, विशाख से अपन को याद रखना है कि एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, उस पेड़ की शाखा पर एक चोर बैठा हुआ, उस पेड़ की शाखा पर एक चोर बैठा हुआ या एक राक्षस बैठा हुआ। उस पर कौन बैठा हुआ है? एक राक्षस बैठा हुआ है, और राक्षस अपने हाथ में कुछ मुद्राएं गिन रहा है, लेकिन पता नहीं कहां से बादलों में से एक देवी प्रकट होती हैं, और देवी एक त्रिशूल मार देती है, किसमें? राक्षस में, और वो राक्षस मर जाता है। देवी प्रकट होती हैं, तो देवी को अपन एक काम करें, चंद्रमा में से प्रकट करवा देते हैं। आसपास बादल बने हुए थे और उसके पास में चंद्रमा, और चंद्रमा से वो देवी निकल के आई और प्रकट हो गई, और प्रकट होकर उन्होंने त्रिशूल फेंक के मारा, क्योंकि वो जो राक्षस था ना, राक्षस क्या कर रहा था? मुद्रा गिन रहा था, करेंसी गिन रहा था। ठीक है, विशाख दत्त से बड़ी शाख, विशाख का मतलब बड़ी शाखा थी पेड़ की, उस शाखा पर एक राक्षस बैठा हुआ था और राक्षस मुद्रा गिन रहा था, और एक देवी प्रकट हुई चंद्रमा में से, और चंद्रमा से प्रकट होके त्रिशूल लेके गुप्तम गुप्तम कर दिया उसमें, और बेचारा वो राक्षस है ना वो मर गया। तो अपन को ऐसे याद रखना है थोड़ा सा कि विशाख दत्त है, और विशाख दत्त जो है एक राइटर है, और विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। एक नाम और रह गया, मैं वो भी कवर करा देता हूं। इसमें लिखा है देखो शूद्रक, इसमें क्या लिखा हुआ है? शूद्रक। ये जो शूद्रक लिखा हुआ है ना, इस शूद्रक को अपन बोलेंगे अद्रक, इस शूद्रक को क्या बोलेंगे? अद्रक। मृच्छ कटिकम है, और मृच्छ कटिकम लिखा हुआ है, बस इस शब्द को ध्यान रखो कि बोले हमारे घर में चाय बन रही थी और चाय में हम अदरक डाल रहे हैं। चाय में क्या डाल रहे थे? चाय में हम अदरक डाल रहे थे, और अदरक डाल रहे थे तो अदरक कटी कम। ठीक है, अदरक जो थी, अदरक कटी कम, यानी अदरक जो थी ना वो कम पड़ गई, तो अदरक कटिकम। अपन कहा ना मृच्छ कटिकम, एक शब्द लिखा हुआ है, पेपर के अंदर जब पूछेगा ना तो एक क्वेश्चन आएगा, मृच्छ कटिकम किसकी कृति है? ज्यादातर बुक का नाम देते हैं और राइटर का नाम पूछते हैं। बोले मृच्छ कटिकम किसकी कृति है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शूद्रक। और शूद्रक से अपन को क्या याद आ जाएगा? अदरक याद आ जाएगा। बोले मृच्छ कटिकम, सर ने बताया था कटिकम, बोले क्या कटिकम? बोले अदरक कटिकम। तो आपको ऑप्शन में देख के याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि अदरक जो थी ना वो कम कटी हुई थी। तो शूद्रक है, मृच्छ कटिकम अपन को याद रखना है। मुद्रा राक्षस मैंने आपको ये याद करा दिया, ये याद करा दिया है। अब लिखा हुआ है भास, इस भास को अपन बोलेंगे आभास। बोले जब कोई भी ऐसा काम होता है तो मुझे पहले से ही क्या हो जाता है? आभास। स्वप्न, स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, नाम क्या दिख रहा है? स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता में से अपन को कौन सा शब्द निकाल लेना है? स्वप्न शब्द निकाल लेना है। और जो स्वप्न होता है, जो स्वप्न अपन सपना देख रहे होते हैं, तो स्वप्नवास दत्ता से यानी कि वो सपना देख रहा है, यानी स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न देखते हुए उसे क्या हो जाता है? आभास हो जाता है। मतलब एक चोर है, वो पहले से ही स्वप्न आ जाता है कि आज वो पिटने वाला है। जब पिट जाता है तो लोग पूछते हैं कि भैया तू कैसा पिट जाता है? बोले मेरे को तो पहले से ही भास हो गया था, मेरे को तो पहले से ही आभास हो गया था, मेरे को पहले से ऐसा स्वप्न आ गया था कि हाँ अब मैं पिटने वाला हूं। तो भास है, स्वप्नवास दत्ता अपन को याद रखना है। स्वप्नवास दत्ता यानी उसे स्वप्न आता है, और स्वप्न में हर एक चीज का क्या हो जाता है? आभास हो जाता है। अगला नाम दिख रहा है देखो, अमर सिंह। इसको मैं याद करने की जरूरत ही नहीं है, पहली बार पेपर में पूछेगा नहीं
क्योंकि एक शब्द व्याकरण है और अमर कोश है, और अमर कोश किसकी कृति है? बोले अमर सिंह की, क्योंकि इसकी कृति में ऑलरेडी अमर शब्द लगा हुआ है। तो अमर कोश किसकी कृति है? अमर सिंह की कृति है। तो अपन को याद रखना है कि अमर कोश का संबंध किससे है? तो बोले अमर कोश का संबंध जो है वो अमर सिंह से है। अमर कोश है तो अमर सिंह को अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है पंचतंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और पंचतंत्र की बचपन में हमने कहानियां काफी सुनी हुई है, तो बड़ी ही अलग कहानियां आती थी पंचतंत्र की, जो बच्चों के लिए विश्व की कई भाषाओं में अनुवादित की गई है। और ये ज्यादातर कहानियां जो चलती थी, लालच बुरी बला है, या और भी जो ऐसे कुछ नाम आते थे जिनकी वजह से मतलब ऐसी कहानियां आती थी जिनसे कोई ना कोई सीख मिलती थी। तो वो पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा, देखो विष्णु जी का मंदिर है, उस मंदिर में शर्मा जी बैठते हैं, और वो पंचतंत्र का मतलब ये 5 मंत्र बता देते हैं कि ये 5 मंत्र हैं, ये 5 मंत्र का तुम जाप कर लेना, इससे तुम्हारे सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बोले कितने मंत्र बता देते हैं? बोले 5 मंत्र बता देते हैं। तो अपन को याद रखना है पंचतंत्र, ठीक है। इसके अलावा अगला नाम लिखा हुआ है वात्सायन। देखो वात्सायन है, और वात्सायन की जो बुक है वो कौन सी है? कामसूत्र। तो कामसूत्र जो कृति है वो किसकी है? वात्सायन की। तो वात्सायन जो शब्द लिखा हुआ है ना, वात्सायन को अपन बोलेंगे वात्सायन से वात्सा, क्या बोलेंगे? वात्सा। तो बोले एक वात्सा है, और कामसूत्र का मतलब वो कोई काम नहीं करता है। जो बादशाह होगा वो कोई भी काम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जो भी अनुयायी हैं उनको आदेश देगा काम करने का। तो वही बादशाह है, और बादशाह कोई भी काम नहीं करता है। तो वात्सायन की जो कृति है वो कौन सी है? कामसूत्र, अपन को याद रखना है, ठीक है। वात्सायन कामसूत्र। अगला नाम अपन को दिख रहा है इसमें कामंदक। क्या नाम लिखा हुआ है? कामंदक। और कामंदक की जो कृति है वो कौन थी? नीति शास्त्र। देखो कामंदक, कामंदक को अपन बोलेंगे काम चल रहा है, लेकिन काम कैसा चल रहा है? मंदक, मंदक चल रहा है, यानी कि स्लो चल रहा है। नीति शास्त्र, देखो नीति, नीति का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को करने की एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एक प्लान बनाते हैं, तो वो जो काम होता है वो कैसा होता है? मंदक होता है, बिल्कुल मंद होता है, बिल्कुल स्लो होता है। तो कामंदक, और कामंदक है तो नीति शास्त्र को अपन को याद रखना है कि नीति शास्त्र है तो कामंदक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप अच्छे से याद रख लोगे, और जब कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन बने कि भैया बताओ नीति शास्त्र किसकी कृति है, तो नीति शास्त्र से आपको नीति याद आएगा, नीति यानी कि एक प्लानिंग याद आएगा। और जब प्लानिंग याद आएगा तो प्लानिंग से आप कैसे याद कर लोगे कि भाई जब कोई काम नीति से करते हैं तो वो नीति कैसे काम, उसका आउटपुट कैसा मिलता है? बिल्कुल मंदक, यानी कि आराम आराम से अपन उस काम को करते जाते हैं और वो काम होता है। तो नीति से किया हुआ काम हमेशा मंदक यानी कि स्लो होता है, और जल्दबाजी का किया हुआ काम कोई नीति से नहीं होता है। तो आप इसको जरूर याद रख लेंगे, कामंदक नीति शास्त्र, वात्सायन कामसूत्र। अगला नाम जो दिख रहा है अपन को चंद्रगोमिन, और चंद्रगोमिन की जो कृति है चंद्र व्याकरण। तो देखो चंद्र व्याकरण लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? चंद्रगोमिन। तो चंद्र और चंद्र उधर दोनों शब्द मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि चंद्र व्याकरण, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, तो उन 4 ऑप्शन में आपको ये वाला नाम दिख जाएगा, तो उसको देख के आप अपने आप बता सकते हो कि यार ये चंद्र व्याकरण, यानी चंद्र इधर भी है चंद्र इधर भी है, संजय बताया था मिलता जुलता शब्द है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चंद्रगोमिन हाँ किस क्लास का है? अनीश कुमार जी पूछ रहे हैं किस क्लास का है? सर ये कंपटीशन का है, और कंपटीशन में ये हिस्ट्री वाला टॉपिक है, ठीक है। और हिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर ये जो ज्यादातर आपका जो एनिशिएंट हिस्ट्री होता है, एनिशिएंट हिस्ट्री में बुक्स वगैरह रहती हैं, उनके राइटर और मैं ये चीज करा रहा हूँ, ठीक है। और ये कंपटीशन क्लास है, ये एसएससी में भी आपका काम करेगा, पीएससी में भी काम करेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें भी काम में आ जाएगा, और एमपीएससी वगैरह में भी काम आ जाता है। यानी कॉम्पिटिटिव में जनरल नॉलेज की अपन बोल सकते हैं कि जीके में अगर किसी भी एग्जाम में अगर जीके आता है तो उसमें आपका ये काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपन जल्दी से। कॉम्पिटिटिव जीके का है, ये पूरा जनरल नॉलेज का है, ठीक है।
अब इसमें चंद्रगोमिन हमने याद करा, तो चंद्रगोमिन का ये चंद्र व्याकरण, तो चंद्र व्याकरण जो है उसको अपन याद करेंगे चंद्रगोमिन। अब लिखा हुआ है वसुबंधु, क्या लिखा हुआ है? वसुबंधु अभिधर्म कोश। तो अभिधर्म कोश का मतलब यह है कि ऐसे बोल सकते हैं, अभिधर्म कोश अपन ऐसे वसुबंधु भी बोल सकते हैं, और वसुबंधु से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस से कुछ बंधु जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, और अभी धर्म कोश अभी अभी निकले हैं, और धर्म कोश का मतलब एक धार्मिक यात्रा के लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कोश इकट्ठा कर रखा था, कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे। तो अभी धर्म कोश एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो बौद्ध ग्रंथ है वो अभी हमने अश्वघोष का भी उधर याद करा था, ठीक है, बुद्ध चरित्र भी याद कराया है हमें, तो बुद्ध चरित्र से भी आपको याद आएगा, तो कहीं ना कहीं ये याद रखें। वसुबंधु अभी धर्म कोश, तो अभी धर्म कोश यानी कि अभी अभी धर्म के लिए कोशों की यात्रा करने के लिए बस गई है, और उसमें बंधु, या दूसरे शब्दों मैंने एक बार और ऐसे भी याद कराया था, बस बंधु का मतलब एक दोस्त था, उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आता है, तो वो बोलता है बस बंधु मैं आज नहीं जा सकता तेरे साथ में, अभी धर्म कोश, अभी मैं एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसका एक कोर्स पूरा करना है, एक कोर्स पूरा करना है, बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहा हूं, बस बंधु मैं अभी तेरे साथ नहीं जा सकता हूं। तो अभी धर्म कोश कृति जो है वो वसुबंधु, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ऐप पर क्लास कल लग जाए, मैंने आज भी क्लास इसलिए थोड़ा सा पेंडिंग कर रहा हूं मैं, क्योंकि अधिकतर कुछ 2-4 स्टूडेंट मतलब अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऐप डाउनलोड नहीं हो पाया था, बाकी का आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनका जैसे ऐप पे चालू कर देंगे। आप लोगों को ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम YouTube ओपन करते हैं, तो YouTube पर आप देखोगे तो वीडियो जब लाइव होती है तो रेड कलर का लाइव लिखा आ जाता है, हमें दिख जाता है। ऐसे ही जब आपका ऐप पर क्लास होगी ना स्टार्ट, तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड का समय है, 10:30 बजे का टाइम है, और 10:30 बजे के टाइम पर अगर YouTube पर तुम्हें रेड कलर का लाइव दिख जाए तो वहां क्लिक कर देना, और ऐप पर दिख जाए तो वहां पर क्लिक कर देना, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो भी मतलब उसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जिनको कंटिन्यू क्लास रखनी है और हिस्ट्री पॉलिटिक्स पढ़नी है, तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया है उसमें, और उसमें एक सब्जेक्ट लिखा आएगा हिस्ट्री पॉलिटिक्स, आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसमें अमाउंट लिखा आ रहा है 1000 और नीचे लिखा होगा BUY, ठीक है। तो आपको वो पैकेज परचेज करना है, 1000 पे करेंगे, उसमें मिनिमम 4 मंथ तो आपकी क्लास चलेगी और 1.5 घंटे रोज क्लास चलेगी। तो जिनको भी परचेज करना है आप उस पर क्लिक करेंगे बाय पर, और आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जिस भी तरीके से आप करें, पहले ऑप्शन में जाके देख लेना, ठीक है, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप 1-2 दिन में जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप जिनको भी पढ़ना है वो परचेज करें, क्योंकि 1-2 दिन क्लास और दूंगा बस यूट्यूब पर, इसके बाद में आपका ऐप पर ही कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी, ठीक है भाई। हाँ जी, देखें आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला जो टॉपिक है, जैसे कि इसमें अगला नाम दिख रहा है अपन को कौन सा, बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष है, बुद्ध से अपन को बुद्ध जी आ जाएगा, और विशुद्धि मग लिखा हुआ है। तो विशुद्धि मग में से हम एक शुद्धि मग शब्द निकालेंगे। क्या शब्द निकालेंगे? शुद्धि मग निकालेंगे। सोचें एक पेड़ के नीचे बुद्ध जी बैठे हुए हैं, ठीक है, बुद्ध जी बैठे हुए हैं, और बुद्ध जी ने अपने पास में एक मग रखा हुआ है। जब कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता है तो वो उस मग में से कुछ जल निकालते हैं और उसके ऊपर ऐसे जल छिड़क देते हैं, और जब उससे जल छिड़क देते हैं तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बुद्ध जो हैं वो भगवान हैं, तो स्वाभाविक है वो किसी अननोन पर्सन से तो ऐसे मिलेंगे नहीं, इसलिए बुद्ध घोष याद रखेंगे और विशुद्धि मग याद रखेंगे, और विशुद्धि मग से शुद्धि मग को याद रखेंगे कि भैया शुद्धि करने के लिए एक मग है,
एक बर्तन है उसमें वो पानी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र हरिवार जी पूछ रहे हैं सर मैथ की फीस अलग से लगेगी क्या। अब आप अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं भाई कि लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि लगेगी क्या। अब ये शब्द आप मेरे से पूछ रहे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। और जहाँ तक है कि अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पहले क्लियर करो। जो आपका डाउट है आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करके पूछ लो मेरे से, मैं आपको हल्का रिप्लाई दूंगा और नहीं दे पाए तो बाद में दूंगा, ठीक है। हाँ जी, रुकावट के लिए खेत है, वीडियो क्यों रुक रही है। हाँ वीडियो रुकी नहीं है, मैं ही थोड़ा वीडियो से साइड में हो गया था क्योंकि कोई एक दो पर्सन आए थे मेरे से बात करने के लिए, तो इसलिए, ठीक है। बाकी का अब नहीं रुकेगी, टेंशन मत लो। देखें आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, बुद्ध घोष हो गया, विशुद्धि मग हो गया, यहाँ तक कंप्लीट किया। आचार्य सिद्ध सेन है। देखो आचार्य सिद्ध सेन का मतलब कोई सिद्ध पुरुष है, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना वो हमेशा कैसी बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते, हमेशा कैसी बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो न्याय वार्ता, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बुद्ध घोष हमने याद करा है, बुद्ध घोष से अपन बुद्ध याद रखेंगे कि बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो शुद्धि के लिए एक मग रखा था, उसमें पानी था, और कोई भी व्यक्ति मिलने आता था वो उनको पानी दे, ठीक है। हाँ इसके अलावा सिद्ध सेन है, तो सिद्ध सेन से सिद्ध समझ में आता है, न्याय वार्ता है तो न्याय की वार्ता समझ में आती है कि एक सिद्ध सेन एक सिद्ध पुरुष है, और सिद्ध पुरुष हमेशा कैसी बात करते हैं, बोले न्याय की बात करते हैं। तो ये बुक अच्छे से याद कर लेना। देखो फर्स्ट टाइम है और आप इनको याद कर लोगे तो आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ऐसे नाम याद कराने वाला, जैसा मैंने आपको भी स्लाइड ऊपर करके बताया था, कुछ नाम जियाउद्दीन वर्नी की, तारिक फरोसाई मैंने आपको बताई थी, और भी कई ऐसे राइटर हैं। जैसे मैं आपको एक राइटर का नाम बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में आपने केवल ये ज्यादातर जानकारी रहती है स्टूडेंट को कि अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहते हैं। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तूती ए हिंद कहते हैं। तो किसको कहते हैं, बोले अमीर खुसरो को कहते हैं। तो तूती ए हिंद है, बोले अमीर खुसरो है, तोता हिंद या तूती हिंद बोले। लेकिन उनकी जो कृतियां हैं वो हर किसी को याद नहीं रहती, तो उनकी जो कृतियां भी मैंने दी हैं, इसमें आपको याद करा दूंगा जब भी। तो उनकी जो कृतियां हैं, उनकी कृतियां कैसे हैं, उनकी कृतियां नू सफेर है, किरान सादेन है, मिफ्ता उल फतू है। अब तो मैं वो नाम थोड़े से समझ में नहीं आएंगे कुछ लोगों को, यार मैं क्या बोल गया। तो मेन है आप पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी, है ना, कि नू सफेर है और किरान सादेन है, मुफ्ता उल फतू है, अब है ना। तो ये जो नाम हैं कहीं ना कहीं मैं आपको याद कराने वाला हूं। थोड़े उर्दू शब्द हैं लेकिन मैं कराऊंगा तो याद हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य सिद्ध सेन तक आपने याद कर लिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ है फराह मिहिर, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ठीक है।
बृहत संहिता को अपन बोलेंगे बहुत संहिता। बृहत संहिता का मतलब ऐसी बहुत संहिता हैं, बहुत संहिता हैं, बहुत सारी संहिता हैं, लेकिन बहुत संहिता हैं, उन संहिताओं में से केवल 12 ही मिलती हैं। लेकिन उन 12 मिलती हैं, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे बरहामेर को कि 12 मिलती हैं। 12 में से 5 सिद्धांत का अध्ययन करना जरूरी है। कितने सिद्धांत का? 5 सिद्धांत का। ठीक है, 5 सिद्धांत का अध्ययन करना जरूरी है। तो कुछ समझ में आया होगा, कनेक्टिविटी समझ में आई होगी। मैं एक बार और अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत का मतलब 5 सिद्धांत का। बृहद संहिता मतलब बहुत सारी संहिता हैं। बरहामेर का मतलब कितनी मिलती हैं? बोले 12 मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? बोले 12 मिलती हैं। बृहद संहिता है, बहुत संहिता है, बृहद संहिता, बहुत संहिता, और बहुत संहिता में से 12 मिलती है। 12 मिलती है तो बरहामेर। और पंच सिद्धांत का यानी केवल 5 सिद्धांत का अध्ययन करना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, यहां तक याद रख लेना। बाकी का जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हों या बाद में उन्होंने देखा हो तो शुरू से वीडियो देखना, आपको पूरे नाम 100% याद होंगे। एक बार अगर ना भी हो दोबारा उसको ओपन करके देख लेना। वीडियो तो आपका पड़ा है, डिलीट तो हो नहीं रहा है, वो बरसों तक रहेगा। जब भी आपको लगे कि इस टॉपिक का मेरे को रिवीजन करना है तो आप उसको ओपन करो, देखो, रिवीजन हो जाएगा हल्की। और ये बुक एक बार याद कर लोगे तो आपको हमेशा दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। जब भी 4 ऑप्शन दिखेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी अपन को अपनी पढ़ाई के अंदर रखनी चाहिए। क्योंकि जो ओटी वाले एग्जाम होते हैं वो तो बहुत इजी एग्जाम मान के चलो आप, कि जो ओटी वाला एग्जाम होता है बहुत इजी होता है। मेंस होता है, मेंस होता है, लेकिन जितने पेपर हैं जिनमें केवल ओटी आ रही है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो उन पेपरों में आपका ये कहीं ना कहीं काम कर जाता है और 4 ऑप्शन देख के अपन को याद भी आता है। देखें, अगला लिखा हुआ है इसमें आर्यभट्ट के बारे में। ठीक है, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय सिद्धांत है, इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके नाम में ही आर्यभट्ट लगा हुआ है। हाँ, सूर्य सिद्धांत याद करेंगे, हो सकता है उन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया हो। रोमक सिद्धांत है, तो कहने का मतलब सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है? आर्यभट्ट हैं। एक नाम आता है आर्यभट्ट और एक नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट एक ऐसे विद्वान हैं जिनके बारे में अगर देखा जाए तो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने, जैसे बोलते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में, ये ग्रेविटी की खोज करने वाले, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ये बताने वाले, ये गुप्त काल के ही ऐसे विद्वान हैं। जैसे आर्यभट्ट है, मान लो आर्यभट्ट ने सूर्य का सिद्धांत दे दिया, बता दिया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। अब देखो धरती पर हैं और 220 से लेकर 240 से लेकर 550 का जो समय है उस बीच में इन लोगों ने वो चीज़ बता दी। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और तब भी उनको इस चीज़ की नॉलेज थी। तो अपने आप में अद्भुत है, अपन केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसे उनको इतनी जानकारी हुई होगी और कैसे उन्होंने उस चीज़ को बताया होगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है इसमें, अगला नाम लिखा हुआ है नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र और रस रत्नाकर, जी मैं तुम्हें याद कराने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो, ठीक है, तो मैंने ये कल या परसों का जो क्लास दे रहा था मैं, तो उसमें मैं आपको ये याद करा चुका हूं भाई। नागार्जुन याद करा चुका हूं मैं, माध्यमिक सूत्र और रस रत्नाकर। फिर भी कुछ स्टूडेंट न्यू हो, उनको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। ठीक है, जैसा कि इसमें अगर देखा जाए, हाँ, दशमलव पद्धति को भी बताया था उन्होंने आर्यभट्ट ने। चलो ठीक है, नागार्जुन के बारे में देखा जाए, देखो ये चीजें क्या है, अभी अपन बुक पढ़ रहे हैं, बुक किसने लिखी, क्या है क्या नहीं है, तो अपन डिटेल में जाएंगे। जब अपन नोट्स पूरे पढ़ेंगे हिस्ट्री के तो उसमें इनसे जुड़ी 4 चीजें और पढ़ेंगे, कहाँ के थे, पटना के थे, क्या है क्या नहीं, वो सब किस ईयर में थे, किस राजा के समय में थे, वो सारी अपन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल अपना पूरा नोट्स में जाता है। और इसमें नाग और अर्जुन की बात चल रही थी, और आपको ध्यान होगा कि भाई माध्यमिक सूत्र का मतलब उस पेड़ पर एक नाग था और वो मध्य में आ जाता है और वो उस नाग से बोलता है अर्जुन, और बोलता है रस इतना कर, यानी बस इतना कर भाई, तू साइड में हो जा क्योंकि तेरे को तीर लग सकता है और तू मर सकता है। तो रस रत्नाकर, माध्यमिक सूत्र का संबंध जो है वो नागार्जुन से। अब अगला नाम लिखा हुआ है बाघभट्ट, और बाघभट्ट की जो कृति है वो आयुर्वेद ग्रंथ है, कौन सा? अष्टांग हृदय। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का अगर अपन बोले तो किसकी है? बोले बाघभट्ट। देखो ये बाघभट्ट है, एक बाणभट्ट अलग है,
ये बाघ भट्ट है, वो बाण भट्ट है। और बाण भट्ट की जो कृतियां हैं हर्षचरित, हर्षचरित, ठीक है, तो हर्षचरित है और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी। जिन्होंने एमपी पढ़ा होगा उस एमपी में मैंने बाण भट्ट, हर्षचरित और कादंबरी दोनों बुक दी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये राइटर अलग है और ये राइटर अलग है। इसमें है बाघ, गा गमले का है, इसमें बाण है धनुष बाण वाला, ठीक है। तो हर्षचरित और कादंबरी, चलो इसको भी बता देता हूं, पहले इसको याद कराऊंगा क्योंकि आपके नोट्स में सामने ये लिखा हुआ है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बाघ भट्ट और अष्टांग हृदय, देखो अष्टांग हृदय, जैसा कि इसमें बाघ भट्ट लिखा हुआ है तो को बाघ से अपन को समझ में आ रहा है कि भैया बाघ की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? बाघ, बाघ की बात चल रही है, यानी कि टाइगर की बात चल रही है। टाइगर है, ठीक है। और वो टाइगर जो है ना किसी जानवर की टांग, किसी जानवर की टांग और हृदय मुंह में लटका के ले जा रहा है। डिस्कवरी वाले कैमरे पर बना रहे हैं, उसकी पिक्चर बना रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि भाई टांग हृदय, वो क्या लेके, क्या टांग के ले जा रहा है भैया? वो एक टांग जानवर की, और उसमें क्या दिख रहा है? हृदय। तो हमें उसको देख के बड़ी घृणा हो रही है, लेकिन वो डिस्कवरी पे बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये शेर अपना शिकार करके किस तरीके से अपने भोजन को प्राप्त करता है, और इसके साथ में वो कैसे पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर बड़ी आराम से खाता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं भैया, तो बाघ भट्ट है तो बाघ भट्ट से अपन को बाघ याद आएगा भैया, टाइगर की बात चल रही है, बाघ की बात चल रही है। और इधर अष्टांग हृदय को याद रख लेना। चीजों को याद करने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ता है, बार बार बोलना भी पड़ता है, क्योंकि याद केवल पढ़ने से नहीं होता है। हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर कि केवल पढ़ लेते हैं। हर एक चीज को नोट करना चाहिए। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है और जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है, दोनों में अंतर, दोनों में दिमाग बराबर होता है, दोनों बराबर इंटेलिजेंट है, पर एक वो होता है उसको लिखता भी है, उसको बाद में पढ़ता भी है, उसको डिस्कस भी करता है और रिकॉल करता है। दिमाग को हमेशा ढूंढता रहता है, हाँ मैंने इसको पढ़ा था। हमेशा हर चीज को रिकॉल करना सीखो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में कोई पढ़ी हुई चीज आ जाए जिसको आपने 1 साल पहले पढ़ा था या 6 महीने पहले पढ़ा था, तो हल्का दिमाग में रिकॉल किया करो कि हाँ यार मैंने इसके बारे में ये चीज पढ़ी थी, तो वो तरोताजा हो जाएगी दिमाग के अंदर और वो याद भी रहेगा। तो मेन है शब्दों को अच्छे से समझो, उनका अर्थ समझो, और जिस दिन अर्थ निकालना आ गया आपको काफी कुछ आ जाएगा। दूसरा मैं एक और चीज बता दूं आपको कि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, खूब पढ़ो, ये आपका ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन वोकेब जरूर याद करो, आप मीनिंग जरूर याद करो, क्योंकि आगे जाके समस्या खड़ी हो जाएगी वोकेब की। आप नियम तो याद कर लोगे, रूल्स तो याद कर लोगे, पर रूल्स के बाद में जब आपको किसी चीज का अर्थ नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा मीनिंग वगैरह, वोकेब वगैरह भी अपनी रेगुलर याद करते रहो, और अगर आप याद करते हो तो उसका रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि एक रणनीति से ही हमारी तैयारी होने वाली है। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए और जीके में रिवीजन चाहिए। जीके में आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपको जीके अच्छे से हो जाएगा, और जितना आप मैथ में घर पर कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग चलाओगे, उतना आपका मैथ इंप्रूव हो जाएगा। केवल एक बार सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होगा। आपने जीके का सिलेबस कर लिया, आपने मैथ का कर लिया, आपने इंग्लिश का कर लिया, लेकिन अगर आप घर पर रिकॉल नहीं करोगे, उसको दोबारा रनिंग में रखना बहुत जरूरी है। रनिंग में नहीं रखोगे तो वो सब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो नाम बताए मैंने, बाघ भट्ट नाम बताया, अष्टांग हृदय बताया, आपको ऑलरेडी याद हो गया होगा। और एक मैंने अभी आपको बताया था बाण भट्ट, बता देता हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि लिखा था सर ने, उसको नहीं बताया। एक था हर्षचरित, ठीक है, बाण भट्ट की कृति है हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी। देखो मैंने बाण से याद करना, बाण से याद आएगा तो मैं धनुष बाण, ठीक है। तो सोचें, अर्जुन ने तीर चलाने के लिए जो प्रत्यांचा बोलते हैं, जो धागा बोलते हैं, वो जो उस पर बंधी रहती है, उसको जैसे ही खींचा, यानी अर्जुन ने तीर चलाने के लिए, बाण चलाने के लिए क्या दम भरी, अर्जुन ने बाण चलाने के लिए क्या दम भरी, क्या दम भरी यानी कि कादंबरी शब्द आता है। और जैसे ही वो तीर निशाने पे लगा तो अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ, हर्ष हुआ यानी कि हर्षचरित अपन को याद रखना है। कादंबरी और हर्षचरित जो है वो किससे संबंधित है? बाण भट्ट से संबंधित है, जबकि अष्टांग हृदय किससे संबंधित है? बाघ भट्ट से संबंधित है।
अगला नाम लिखा हुआ है धनवंतरी। धनवंतरी में हमें एक धन दिख रहा है और एक मंत्री दिख रहा है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि जो धन है बनती रही, ठीक है, धन बनती रही, धन बनती रही, पैसा बनता रहा, पैसा छपता रहा, करेंसी आती रही। धनवंतरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आयुर्वेद ग्रंथ है धनवंतरी का, निघट्टू, ठीक है। कौन सा ग्रंथ है? निघट्टू और नवनीतिकम। धनवंतरी से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा कि एक व्यापारी है, उस पर धन बनती रही, धन बनती रही यानी इनकम होती रही। और नवनीतिकम का मतलब यह है कि उसने नई नीति कम बनाई, मतलब नई नई नीति उसने ज्यादा नहीं बनाई, उसकी धन बनती रही, पैसा कमाता रहा और वो काम करता रहा। लेकिन एक समय आया जब उसने नई नीति नहीं बनाई तो निघट्टू, निघट्टू का मतलब उसको बहुत ज्यादा घट्टू हो गया, यानी घाटा हो गया। क्या हो गया? घाटा हो गया। निघट्टू का मतलब नया जब काम आया, नई चीज जो आई तो उसको बहुत ज्यादा घाटू यानी कि घाटा हो गया। क्यों घाटा हो गया? क्योंकि उसने नवनीत कम, नई जो नीति थी और समय के हिसाब से जो नीति थी वो उसने कम बनाई थी। तो नवनीति कम को अपन को याद रखना है, ठीक है। तो धनवंतरी, निघट्टू, नवनीत कम, ये जरूर याद रख लेना। अगला नाम दिख रहा अपन को भरत मुनि और नाट्य शास्त्र। नाट्य से नाटक याद कर लो। नाटक देख रहे हैं, क्या नाटक देख रहे हैं? बोले हम रामायण का नाटक देख रहे हैं। और उस रामायण के नाटक में क्या है? भरत है, मुनि है, मुनि यानी एक संत है, भरत है राम भगवान के भाई, और भरत बड़े दुखी हैं, पूछ रहे हैं भैया कहाँ चले गए हैं, और भैया को सोचते हुए बड़े दुखी हैं। कहाँ देख रहे हैं हम? नाट्य में, नाटक में देख रहे हैं। तो शब्द याद कर सकते हो, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो संबंध है वो किससे है? नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि सब याद रखेंगे। अगला नाम दिख रहा है अपन को मृतुंग प्रबंध चिंतामणि। तो ये याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद हो जाएगा। मृतुंग प्रबंध चिंतामणि, पूछ रहा है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है? तो भैया मृतुंग का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है मृतुंग, बोला मैं बहुत ज्यादा तंग हो गया हूं। तंग हो गया, परेशानी में है क्योंकि उसका इनकम सोर्स नहीं है। मृतुंग यानी मैं बहुत ज्यादा पैसों के मामले में तंग हो चुका हूं, इसलिए प्रबंध, प्रबंध समझते हो, प्रबंध करना, मैनेजमेंट, ठीक है। और चिंता, चिंता हो रही है, काई की? बोले मनी की। कुछ समझ में आ रहा है? हिंदी की अंग्रेजी, अंग्रेजी की हिंदी कर दी अपन ने, ठीक है। मृतुंग का मतलब मैं तंग हो चुका हूं, किस चीज के लिए? बोले चिंता हो रही है मनी की, चिंता हो रही है मनी की क्योंकि मुझे उसका प्रबंध करना है। तो प्रबंध चिंतामणि अगर वो पूछता है कि प्रबंध चिंतामणि किसकी कृति है, तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर क्या आना चाहिए? मृतुंग। तो मृतुंग प्रबंध चिंतामणि को अपन को याद रखना है कि मृतुंग प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि जो है वो किसकी कृति है? मृतुंग की कृति है, तो अपन को याद रखना है, ठीक है। यहां तक के नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो मैं एक जल्दी से नामों का रिकॉल कर देता हूं, और ठीक है, नामों को रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको ये दिमाग में जल्दी से अपडेट हो जाए, ठीक है। अब आपको दिखना बंद हो गया होगा, मुझे पता है। कहने का मतलब यह है कि हमने एक बुक पढ़ी थी अष्टध्यायी, और जो अष्टध्यायी है वो किसकी अष्टध्यायी थी? तो अष्टध्यायी किसकी कृति थी? पाणिनि। बोले 8 अध्याय जो है ना वो पढ़ने पड़ते हैं, 8 अध्याय जो थे वो पढ़ने पड़ते हैं। तो पाणिनि से अपन को याद रखना है अष्टध्यायी पाणिनि। मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, मैंने इसलिए फॉन्ट छोटा लिया है, ये आपका एक रिवीजन है, ठीक है। सुन के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा एक पढ़ा था हमने महाभाष्य। महाभाष्य यानी कि भाषण देते रहते हैं। कौन भाषण देते रहते हैं? बोले रामदेव बाबा। रामदेव बाबा का संबंध किस कहां से है? बोले पतंजलि से। तो पतंजलि, महाभाष्य और योग दर्शन, योगा योगा कराते रहते हैं, तो योग दर्शन याद आता है। अगर मैं क्वेश्चन करूं मरकर बाद में आए, मरकर बाद में आए, तो मरकर बाद में आए यानी मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रम वर्षीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम।
दूसरा फिर हमने एक और नाम पढ़ा था भाई, ये बताएं किराता जुर्नियम किसकी, जल्दी से सुनते रहो, बिल्कुल बिल्कुल फोकस करो सुनने पर, रिकॉल करना है अपन को बस। आप आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में। फिर एक नाम पढ़ा हमने किराता जुर्नियम। किराता जुर्नियम का मतलब किराया जुड़ता रहता है, किराता जुर्नियम किराया जुड़ता रहता है, अंकल का किराया जुड़ता रहता है। तो किराया जुड़ता रहता है तो बोले कैसे किराया जुड़ता रहता है, बोले भारवी, उनका जो घर है ना भारवी है, लोकल में भी है और भारवी है। इसके अलावा एक नाम पढ़ा था हमने मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की अगर अपन बात करें तो मृच्छकटिकम जो है किसकी कृति है, मृच्छकटिकम यानी कटिकम, बोले क्या कटिकम, बोले अदरक कटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी कृति है, अदरक नहीं है वो, उसका राइटर का नाम क्या है, शूद्रक। तो शूद्रक से अपन को याद आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी कृति है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम अभी हमने पढ़ा है 5 मिनट पहले ही। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा गिन रहा था, राक्षस गिन रहा था, कहां पर गिन रहा था, पेड़ पर गिन रहा था। पेड़ पर किस पर, बोले शाखा पर, विशाखा यानी बड़ी शाखा थी पेड़ की, तो विशाखा, ठीक है, विशाख दत्त से याद रखा, विशाख दत्त। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, बोले अमर स्वप्नवास दत्ता किसकी कृति है, जल्दी से आंसर दे दो, स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता किसकी कृति है, जल्दी से बताएं। स्वप्नवास दत्ता किसकी कृति है, बोले स्वप्नवास, बोले स्वप्न आता है तो स्वप्न में उसको क्या होता है, बोले आभास हो जाता है, और आभास हो जाता है स्वप्न में तो अपन को याद रखना है भास। क्या शब्द याद रखना है, भास, भास है तो स्वप्नवास दत्ता। अमरकोश किसकी कृति थी, अमरकोश, अमरकोश कृति थी अमर सिंह। अमर और अमर दोनों में अमर लगा हुआ था तो अमर सिंह की कृति थी अमरकोश, अमर सिंह अपने याद करा है। इसके अलावा एक और बुक बताई थी मैंने आपको पंचतंत्र, बोले पंचतंत्र के लेखक कौन है, बोले पंचतंत्र, बोले 5 मंत्र बताते हैं, 5 मंत्र बताते हैं। तो कौन बताते हैं 5 मंत्र, बोले 5 मंत्र बताते हैं विष्णु जी के शर्मा जी, ठीक है, विष्णु मंदिर के शर्मा जी। तो बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, याद हो चुका है सबको, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। इसके अलावा एक बुक और बताई थी मैंने आपको कामसूत्र। कामसूत्र बोले किसकी बुक है, बोले काम कौन नहीं करता है, बोले बादशाह जो होता है ना वो काम नहीं करता, राजा जो होता है वो कोई काम नहीं करता है, तो कामसूत्र जो है वो बादशायन। इसके अलावा एक और बुक पढ़ी थी हमने नीति शास्त्र। बोले नीति शास्त्र किसकी कृति है, बोले नीति शास्त्र, नीति, नीति बनाकर काम करना होता है, शास्त्रों में बताया गया है, और नीति बनाकर जब काम किया जाता है शास्त्रों से तो नीति शास्त्र यानी नीति बनाने पड़ती है किसमें, शास्त्र में। तो या नीति बनाकर जो काम करते हैं काम कैसा होता है, मंदक होता है, तो कामंदक नीति शास्त्र, नीति शास्त्र जो कृति है वो कामंदक की है। इसके अलावा एक और नाम बताया था मैंने आपको चंद्र व्याकरण। तो चंद्र व्याकरण इधर भी था इधर भी था, तो चंद्र व्याकरण का जो संबंध है किससे है, चंद्र गोमिन, चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन, चंद्र व्याकरण का जो संबंध है वो चंद्र गोमिन से है। एक और नाम पढ़ा था हमने बसुबंधु। बोले बस में जा रहे थे कुछ बंधु, बोले कहां जा रहे थे, बोले धर्म की यात्रा के लिए कोसों दूर जा रहे थे, तो अभी धर्म कोश हमने पढ़ा था, अभी अभी बस निकली है, कुछ बंधु उसमें बैठ के गए हैं, तो अभी धर्म कोश बसुबंधु। इसके अलावा एक और नाम पढ़ा था विशुद्धि मग। विशुद्धि मग की बात करें तो शुद्धि के लिए मग, विशुद्धि मग यानी शुद्धि के लिए मग था, मग में पानी भरा हुआ था और पानी छिड़क रहा था, तो विशुद्धि मग का जो संबंध है वो बोले किससे है, बोले बुद्ध जी से है। तो इसमें विशुद्धि मग का जो संबंध है वो बुद्ध घोष, क्या याद रखोगे आप, बुद्ध घोष, यानी बुद्ध के पास में शुद्धि के लिए एक मग रखा हुआ था। केवल सुनते जाओ, बार बार कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं अभी आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बस केवल सुनते जाओ जल्दी से, क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आती है। देखो उसमें भी बहुत इजी है, जैसे कुछ लोगों को कमेंट में दिक्कत आती है तो वो अपने मोबाइल को ऐसा सीधा करके उसमें जो जहाँ पर चैट लिखा होता है वहाँ पर आप क्रॉस बना रहता है और क्लिक करोगे तो बस केवल स्लाइड ही स्लाइड दिखेगी, कमेंट नहीं दिखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं अरे कमेंट आते साइड में, इनका क्या करें, है ना। इसके अलावा अगला जैसा कि लिखा हुआ है इसमें मैंने एक और बताया था आपको बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का। बृहद संहिता का मतलब बहुत सारी संहिता हैं, लेकिन उनमें से कितनी संहिता मिलती है, बोले 12 मिलती है, तो बराहमेर। और उनमें से कितनी सिद्धांत का पालन करना होता है, बोले 5 सिद्धांत का, 5 सिद्धांत का यानी कि पंच सिद्धांत का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट और रोमक सिद्धांत। आर्यभट्टीय सिद्धांत है, रोमक सिद्धांत है, तो आर्यभट्ट से ही संबंधित होगा, मिलता जुलता नाम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बुक और मैंने आपको याद कराई अभी, माध्यमिक सूत्र रस रत्नाकर।
बोले माध्यमिक सूत्र रस रत्नाकर किसकी कृति है? बोले मध्य में आ गया था। और रस रत्नाकर का मतलब बस रत्नाकर कौन बोला था? बोले अर्जुन बोला था। तो अर्जुन ने देखा पेड़ में मध्य में कौन आ गया था? बोले नाग। तो नागार्जुन की कृति थी माध्यमिक सूत्र और रस रत्नाकर। इसके अलावा एक आयुर्वेद ग्रंथ हमने याद करा है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय याद करा है। और अष्टांग हृदय यानी टांग ले जा रहा था, टांग थी उसके मुंह में और एक हृदय था, टांग और हृदय टांग के ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? बाघ ले जा रहा था। तो बाघ ले जा रहा था, इसलिए अपन याद रखेंगे बाघ भट्ट की कृति है अष्टांग हृदय। इतने डिफिकल्ट नाम है, स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, पढ़ लेते हैं कई बार, लेकिन धुंधले अगर कुछ नाम याद होंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। जितने अपन को बुक्स में दिए हैं ज्यादातर अपन कोशिश करें 99% अपन नाम याद करें। एक आध दो नाम नहीं भी होते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाम हमें याद करना ही पड़ेंगे, तभी हम पेपर में सही कर पाएंगे। इसके अलावा नाट्य शास्त्र की बात करें तो नाटक में हमने देखा, शास्त्र देखा, नाटक में देखा, क्या देखा? बोले नाटक में हमने देखा कि भरत और मुनि, भरत भी देखे और मुनि भी देखे, तो भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र अपन को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि, और प्रबंध चिंतामणि का मतलब यह है कि एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे प्रबंध करना है। बोले किस चीज का प्रबंध करना है? बोले चिंता हो रही है। बोले काय की चिंता हो रही है? बोले मणि की चिंता हो रही है। तो प्रबंध चिंतामणि भी याद करा है हमने, मेरुतुंग, ठीक है। तो ये सारी कृतियां जो है मैंने आपको याद कराई हैं, ये वो कृतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारा एक प्राचीन भारत से जुड़ी हुई कृतियां हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ नाम और हैं, जैसे मैं कुछ और करा देता हूं आपके पास, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं वो भी करा देता हूं आपको। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सल्तनत काल के प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें। ये चीज भी स्टूडेंट को बहुत कम याद रहती है, ना के बराबर, और वो इनको पढ़ने से भागता है। जबकि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये नाम कैसे कहाँ से क्या करें। तो अपन इसको पढ़ते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जहां तक उम्मीद है आपको जरूर याद होगा, अच्छे से याद होगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लेखक लिखा हुआ है और राइट साइड में लिखा हुआ है पुस्तक, ठीक है। उधर जो पढ़ रहे थे आप प्राचीन एनिशिएंट हिस्ट्री के अंदर बुक्स थी, उनको आपने पढ़ा है, उन बुक को याद करा है, तो आप इसको याद करेंगे। जैसा कि एक शब्द लिखा हुआ है इसमें हसन निजामी, क्या शब्द लिखा हुआ है? हसन निजामी। और जो बुक का नाम है वो क्या है? ताजुल मासिर। देखो हसन निजामी, ताजुल मासिर को याद करना है, थोड़े से शब्द डिफिकल्ट रहेंगे आपको, मुझे पता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जरूर से जरूर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने इनको पढ़ रखा है उनको जब याद हो सकता है वो हमें भी याद हो सकता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ताजुल मासिर, देखो समझो जरा, ताजुल मासिर, मासिर से अपन को माँ समझ में आ रही है और माँ के सिर में दर्द हो रहा है, और ताजुल का मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब उर्दू शब्द है, लेकिन ताज्जुब का मतलब आश्चर्य होता है, इतना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। हसन निजामी, हसन का मतलब हंसने लगा, ठीक है। हसन यानी कि हसन लगा, जोर जोर से हसन लगा। कौन हसन लगा? बोले निजाम, ठीक है। निजाम एक लड़के का नाम है, और वो जो निजाम है ना वो जोर जोर से हसन लगा। बोले निजाम जोर जोर से क्यों हसन लगा? क्योंकि उसको बड़ा ताज्जुब हो रहा था। माँ सिर यानी उसके माँ के सिर में दर्द होने लगा। उर्दू शब्द हैं, डिफिकल्ट होते हैं, स्टूडेंट याद नहीं करता है, टीचर भी याद नहीं कराते, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ आपके भले के लिए, कि कभी पेपर में आ जाए तो आप उसको भी बता सको, ठीक है। इसलिए आप जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो भाई हसन निजामी का मतलब हंसने लगा, कौन? निजाम, ठीक है। ताजुल का मतलब ताज्जुब हो रहा था, किसको ताज्जुब हो रहा था? बोले नासिर को। हुआ ये कि कहीं ना कहीं जो उसकी माँ है वो बढ़िया गाना गाते गाते झाड़ू लगा रही थी। हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी का विकास सल्तनत काल में हुआ था, नीतू राठौड़ जी बता रही हैं, बिल्कुल। और अमीर खुसरो जो हैं वो विशेषकर खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, और खड़ी बोली उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल की है अपने साहित्य के अंदर, ठीक है। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं तूतीए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो देखो हसन निजामी, हसन लगा, कौन हसन लगा? निजामी, निजामी का निजामी हंस रहा था और कोई नहीं हंस रहा था। ताजुल मासिर क्योंकि उसको ताज्जुब हो रहा था, और ताज्जुब क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके माँ के सिर में दर्द होने लगा था, इसलिए। क्योंकि पहले तो उसकी माँ बढ़िया गाते गाते झाड़ू लगा रही थी, पता नहीं किसका फोन आया, उनकी कोई
सहेली का फोन आया या वो पैसे वगैरह मांग रही थी या कहीं जाने के बोल रही थी बाजार का, तो जैसे ही फोन आया फोन पे बात करके वो बहाने बनाने लगी, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, ये वो उन्होंने कहना चालू किया फोन पर, मतलब ऐसा बोल दिया कि जिससे सामने वाला दोबारा फोन करे ही ना। ठीक है, तो उन्होंने माँ के सिर में अचानक ऐसे, माँ के सिर में दर्द, वो निजाम उधर बैठा हुआ था, और फिर बाद में फोन रख के दोबारा से गाना गाते गाते, तो वो कह रहा बड़ा ताज्जुब हो रहा है यार, माँ के सिर में अचानक दर्द प्रकट हुआ और अचानक चला गया। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को देख के हंसने लगा। कौन? निजाम। ताजुल मासिर यानी उसे ताज्जुब हो रहा था, माँ के सिर में दर्द हो रहा था। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी अपन को याद रखना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और खतरनाक नाम मिलेंगे आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डर के आगे जीत होती है, ये तो आपको मालूम होगा। और जो डर गया वो घर गया, घर गया तो फिर वो सुधर गया। ठीक है, लेकिन बाबर ऐसा व्यक्ति था, घर गया और मर गया। ठीक है भाई, तो इसमें जैसा कि आपको एक नाम दिख रहा है मिनहानू सिराज, क्या नाम दिख रहा है? मिनहानू सिराज और तबकाते नासिरी। हालांकि ये कृति मैं आपको बता चुका हूं, ये पेपर में आया था। मिनहानू सिराज बड़े डिफिकल्ट नाम है, स्टूडेंट बहुत कम याद रखते हैं, पर अपन को याद रखना है। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, काम तो वही करते हैं पर थोड़ा अलग से। ये चीजें सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन जो याद कर लेगा वो पेपर में सही कर जाएगा, वरना परेशान होगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिनहानू सिराज तबकाते नासिरी। तबकाते से समझ में आ रहा है तब कहां थे। नासिरी का मतलब क्या है? नासिर जी, नासिर जी। तो एक नासिर जी हैं, वो मेरे नानू से मिलने के लिए आए हैं। मेरे नानू से यानी मेरे नाना से मिलने के लिए आए। मेरे नाना बड़े इंटेलिजेंट है, होशियार हैं। मिनहानू सिराज, मिनहानू यानी मेरे नानू, और मेरे नानू से मिलने के लिए कौन आए हैं? नासिर जी। जब नासिर जी मिलने के लिए आए कि बेटा आपके नाना कहाँ आए हैं, तो हमने बोला नाना जब घर पर थे तब काते। तब काते का मतलब तब कहाँ थे, तब कहाँ थे नासिर जी? अब आ गए तुम जब नाना चले गए मेरे। तो मिनहानू सिराज, मिनहानू सिराज में, सिराज में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से आपका एक वो नाम दिमाग में बैठ जाएगा। मिनहानू सिराज का मतलब ये है कि जब मेरे नानू घर पर थे तुम तब कहाँ थे नासिर जी, तुम तब कहाँ थे नासिर जी। तो तब काते नासिरी अपन को याद रखना है। ठीक है, यहां तक का क्लियर हुआ। एक नाम हमने इससे पहले पढ़ लिया है अभी, हसन निजामी। बोले हसन निजामी यानी हंसने लगा था। कौन हंसने लगा रहा था? वो ये निजाम हंसने लगा था। क्यों हंसने लगा था? क्योंकि उसे ताज्जुब हो रहा था। बोले ताज्जुब क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके माँ के सिर में दर्द हो रहा था। तो ताजुल मासिर हसन निजामी अपन को याद रखना है। ठीक है, अगला नाम देख लेते हैं। अगला नाम दिख रहा है अपन को जियाउद्दीन बरनी। क्या नाम दिख रहा है? जियाउद्दीन बरनी। और जियाउद्दीन की बरनी की जो कृति है तारीख ए फिरोज शाही, ध्यान रखना ये इसमें ए अलग है और इसमें क्या लिखा हुआ है? तारीख है। ये तारीख ए है, और जब अपन हिंदी में जब बोलेंगे तो देखो इसमें भी फिरोज शाही नाम लिखा हुआ है, इसमें भी फिरोज शाही नाम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट पढ़ते में इनको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, समझ रहे हो, लेकिन मिलते जुलते शब्द है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कहां पर जाएं। तो देखो इसको भी मैं, इसका भी लॉजिक है बहुत अच्छा, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी पहले इसको याद करेंगे। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी से अपन को बरनी याद रखना है, और बरनी से अपन याद रखेंगे कि हमारे घर में एक कांच की बरनी है। ठीक है, हम रोज क्या करते हैं, रोज की रोज हम तारीखें भूल जाते हैं कि कौन सा काम कब करना है, इसलिए एक कागज लेते हैं और कागज पर तारीख लिखते हैं और उस बरनी में पटक देते हैं। ठीक है, जिससे हमें तारीख फिर रोज भूल जाते हैं। तो फिर रोज भूल गए तो उन तारीखों में जो भी हमें महत्वपूर्ण कार्य करना है उन कार्यों की लिस्ट बना के हम काय में डाल देते हैं? बोले बरनी में डाल देते हैं। और सुबह उठते हैं तो उस बरनी में से वो उस लिस्ट को निकालते हैं और फिर देख लेते हैं हाँ यार आज हमें ये काम करना है। तो उस बरनी में हम क्या करते हैं? तारीखें फिरोज शाही का मतलब तारीख रोज भूल जाते हैं, इसलिए उन तारीखों की पर्ची बना के हम काय में डाल देते हैं? बोले बरनी में डाल देते हैं कांच की, जिससे हमें वो याद रहता है। तो अपन को याद रखना है जियाउद्दीन बरनी, और जियाउद्दीन बरनी है तो तारीख
फिरोजशाही, फतवा ए जहांदारी। देखो फतवा ए जहांदारी से अपन ऐसा होता है जहांदार ने जो फतवा जारी किया उसके बारे में उसने उस बुक में लिख दिया हो, तो जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। तो जहांदारी का कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि भाई जियाउद्दीन बरनी, वो जहांदारी से भी याद रख लेना कि भाई जहांदारी यानी जहां याद आ रही है वहां अपन काम कर लेते हैं। जहांदारी से जहां याद आ रही, जहां भी हमें याद आ रही है कोई काम की वहां पर तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन रोज की रोज कोई ना कोई बात जरूर भूल जाते हैं। तो हमें इस शब्द को भी याद रखना है, जियाउद्दीन बरनी, तारीख फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी याद कर लेना, ठीक है। अगला नाम दिख रहा है शम्से सिराज अफीफ। क्या नाम लिखा हुआ है? शम्से सिराज अफीफ। तो शम्से सिराज अफीफ शब्द को भी अपन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शम्से सिराज अफीफ की अपन बात करें तो शम्से सिराज, देखो शम्से सिराज बोलेंगे अपन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबसे शिवराज मिलते हैं, बात करते हैं। तो शम्से सिराज का मतलब सबसे शिवराज मिलते हैं, और जब सबसे शिवराज मिलते हैं तो उनकी तारीखें पहले से ही फिक्स रहती हैं कि कितनी तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर वो कहां पर पहुंचेंगे। तो शम्से सिराज अपन को याद रखना है, याद कर लोगे जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो शम्से सिराज, जब से सबसे शिवराज जब मिलते हैं, ठीक है, तो शम्से सिराज का मतलब सबसे, ठीक है, शिवराज, सबसे जब शिवराज मिलते हैं तो उनकी तारीखें पहले से फिक्स रहती हैं, फिर रोज जब भी कहीं जाते हैं तो सही समय पर पहुंचते हैं। तो आपको याद रखना है शम्से सिराज अफीफ जो कृति है वो तारीख फिरोजशाही। ध्यान रखना, जब भी मैंने हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ाया, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की, पढ़ लिया, उन्हें ये नाम हमेशा के लिए और अच्छे से याद हो गए। लेकिन जिस स्टूडेंट ने उस दिन वो मान लो क्लास अटेंड नहीं की, वो एब्सेंट हो गया, और एब्सेंट हो गया तो वो ये चीज़ निकल गई, वो कभी याद नहीं कर पाया, ये भी पक्की बात है। तो मैंने ये तो वीडियो में चल रहा है आपका लेक्चर, तो ये कभी आपकी क्लास मिस होगी नहीं। देखो ऑनलाइन क्लासेस के सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कोई भी चीज़, कोई भी शब्द हमारा मिस होने वाला नहीं है, हम कहीं लेट नहीं होने वाले। अगर एक आध दो दिन नहीं भी पढ़ो तो दोबारा रिकॉल करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा, क्योंकि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो शुरुआत में ये मान लो आप कि आपको बिल्कुल 50%, 50 to 60% डिस्काउंट में आपको सब्जेक्ट कराया जा रहा है। 60% डिस्काउंट मिल रहा है आपको इस बार, और जो आपको समय है वो भी भरपूर मिल रहा है। इतना समय मिल रहा है कि आप भी कहोगे कि हाँ यार। और वो चीज़ जब आप ऑफलाइन करते तो सीनियर हैं उनसे पूछना कि उन्होंने कहीं ना कहीं कितना परेशानियों से सब्जेक्ट मतलब कवर किया। परेशानी का मतलब आने जाने का या जो भी समस्या है, समय निकालना पड़ता है भाई, भागा दौड़ बहुत करना पड़ती है। तो मेन है आपको सब कुछ मिलने वाला है, और इसके अलावा पूरा सिलेबस भी हम कराएंगे। जो स्टूडेंट घर बैठ के वो पूरा सिलेबस भी करेगा, सब्जेक्ट वाइज हमने टॉपिक्स में बांट दिया है, और बस एक एक करके आप सब्जेक्ट को कवर करते जाओ। ज़्यादातर साइंस का पोर्शन अलग रहेगा तो साइंस कर लिया, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटिक्स है वो कर लिया। तो आप जितने सब्जेक्ट कवर कर लोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन बन जाएंगे पेपर में। तो शम्से सिराज अफीफ और तारीख फिरोजशाही आप याद कर सकते हो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कोशिश मेरी यही है। अब बात आती है, ये तो था तारीख ए फिरोजशाही या फतवा ए जहांदारी, और ये है तारीख फिरोजशाही, तो ये समझ में आ गया होगा। अब लिखा है तारीख मुबारक शाही, और तारीख मुबारक शाही क्यों लिखा है? कोई मुबारक शाह कोई राजा रहा है, और उसके लिए, उसके नाम पर, उसके जीवन पर, उसके साम्राज्य के ऊपर ये बुक लिखी गई होगी। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई होगी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। देखो सिंपल है, आप बिल्कुल याद कर सकते हो सरहिंदी से। बोले आपके जो सर हैं उन्होंने आपको हिंदी में तारीखें याद करा दी या आपको सन याद करा दी, जिसकी वजह से वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। बोले मुबारक हो तुम्हें पूरी कहानी, पूरी तारीखें तुम्हें याद हैं, मुबारक हो तुम्हें पूरा कैलेंडर याद है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम दिवस वाला टॉपिक करते हैं तो कंठस्थ कर लेते हैं, जो चीज़ याद कर ली वो कंठस्थ कर ली। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसको पूरे नाम पर आपको याद देने की जरूरत नहीं है,
पर सरहिंदी शब्द को अगर आप याद करोगे तो स्वाभाविक है इस शब्द को याद कर लो, आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तारीखें याद हो गई क्योंकि सर ने हिंदी में याद करा दी थी। मुबारक शाही, हमें बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं सर कि वाह यार तुमने हिंदी में याद करके बता दिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हें याद हो जाएगा और तुमने उसको याद करके बता दिया। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीखें मुबारक शाही अपन को याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखना। फिर अगला नाम लिखा हुआ है अब्दुल मलिक इसामी। देखो अब्दुल मलिक इसामी, और फिर क्या लिखा है फतू ओस सलातीन। देखो समझना, बहुत अच्छे नाम है ना। देखो हमेशा पॉजिटिव, हम तो अच्छा ही कहेंगे और कुछ लोग बोलेंगे बहुत बुरे नाम है ना, लेकिन हम तो उसको अच्छा कहेंगे क्योंकि हम उसको याद कर पा रहे हैं। अगर याद नहीं कर पाते तो हमारे लिए बुरे थे। देखो फतू उस सलातीन को समझो। फतू को अपन क्या बोलना है, देखो फतू फालतू, और सलातीन को क्या बोलना है, सलाह देने वाले वो तीन व्यक्ति। सोचे एक राजा है या सोचे एक मालिक है, ठीक है। एक मालिक है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, दुकानदार है, और उस मालिक को फालतू में सलाह देने वाले व्यक्ति हैं जो फालतू में सलाह देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, और होता कुछ नहीं है। तो फालतू में सलाह देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने, तीन फालतू की सलाह देते रहते हैं, और वो व्यक्ति कितने हैं, बोले तीन। तो बोले फालतू में सलाह देते हैं तीन, तो फतू उस सलाह तीन, क्या समझना, फतू उस सलाह तीन यानी फालतू में सलाह देते हैं वो तीन व्यक्ति हैं। तो अब वो तीन व्यक्ति से भुगत लिया, वो तीनों की सलाह मान के अब पता चल गया मालिक को कि भैया इन तीनों की सलाह मांगने का कोई फायदा नहीं है। तो अब्दुल मलिक का मतलब क्या है, अब्दुल मलिक का मतलब है कि अब दूर रहते हैं मालिक। अब्दुल मलिक लिखा है ना, तो अब उसको अब्दुल मलिक को क्या बोलेंगे, अब दूर, अब दूर हो गए उनसे कौन, मालिक, अब दूर हो गए उनसे मालिक। देखो अब्दुल मलिक लिखा हुआ है ना, तो अब्दुल मलिक को मैंने क्या बोला है, अब दूर, बोले अब दूर हो गए, बोले अब दूर कौन हो गए, मालिक। तो देखो भाई 2-4 दिन में ही मैं आपको सारी चीजें नहीं करा दूंगा, समय लगता है हर चीज को कंप्लीट कराने में, बहुत बड़ा खजाना है अपने पास, लेकिन उस खजाने को हासिल करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ मिलने वाली है। क्योंकि ये एक दिन की चीज़ें नहीं है कि भैया एक दिन में ही हमें पूरा ज्ञान हो गया हो, तो काफ़ी समय देना पड़ता है, स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब्दुल मलिक इसामी फतू सलासीन, यानी कि हमारे लिए जनरल नॉलेज में खासतौर से कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है जो हम याद नहीं कर सकते। कोई भी डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। कैसा भी कोई भी शब्द ले आओ आप, आराम से आप उसको याद कर सकते हो, बिल्कुल स्मूथली याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं आप। तो अब्दुल मलिक इसामी यानी अब दूर रहते हैं कौन, मालिक रहते हैं। किससे दूर रहते हैं, बोले उन सलाह तीन जो व्यक्ति हैं, वो सलाह देने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे अब दूर रहते हैं मालिक, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था कि भैया अमीर खुसरो हैं, और अमीर खुसरो की कुछ कृतियां जैसे मैंने आपको जल्दी से बता दी थी, खजाइनुल फतू, मुफ्ताउल फतू, तुगलकनामा, किरानुसादीन, आसिका, नूसफेर, बोले ये सब कृतियां जो हैं वो किसकी हैं, ये सभी कृतियां हैं अमीर खुसरो की। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो यार, जब आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि लाइक कम देख रहे हैं, ऐसे नालायक हैं कुछ लोग कि इतने लोग देखते हैं। और एक और अच्छी बात है, हमारा जो 24 घंटे के अंदर जो व्यूअर्स रहते हैं ईमानदारी से मिनिमम 1000 तक पहुंचते हैं, लगभग 1000 लोग डेली हमारी वीडियो देखते हैं। तो मिनिमम में ही चल रहे हैं, अभी तो हमने शुरुआत की है, लेकिन यही आगे जाके ग्रोथ होगी। पर शुरुआत करने पर भी हमें अगर इतने व्यूअर्स मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है व्यक्ति देख रहा है, जुड़ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, समझ रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये चीज़ पहुँचे और सही समय पर मिल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि कभी कोई वैकेंसी आए तो उस वैकेंसी से पहले तैयारी करना पड़ेगी। ये नहीं कि वैकेंसी आने के बाद आप बोलो कि सर इसका कोई बैच है क्या, पहले से याद करना पड़ेगा, सारी तैयारी पहले से करना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप, हाँ, इनकी कृतियां केबी में भी पूछा था, बिल्कुल केबी में केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम दिया था, कीर्ति पुष्पा जो हैं बता रही हैं। बिल्कुल देखो पेपर का देखो ऐसा रहता है, ये जो चीजें हैं ना जनरल नॉलेज का है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई। किसी भी पेपर, जिस पेपर में जीके आ रहा है उसमें पूछ लेगा वो। तो इसलिए सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं स्कोर याद करा देता हूं, फिर आपको फ्री करता हूं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अमीर खुसरो, हाँ अमीर खुसरो तूती हिंद के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी कृतियां देख लो आप, जो हर किसी को याद नहीं रहती। मुझे देखो पढ़ाते समय टीचर्स को पता रहता है कि कौन सी चीज स्टूडेंट याद करेगा और कौन सी चीज याद नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो हमें हर एक चीज की कहीं ना कहीं इतना तो नॉलेज हो जाती है, क्योंकि हम चीजों को हजारों बार पढ़ लेते हैं, तो वो शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम भी एक आम इंसान है, हम कोई कंप्यूटर नहीं है। पर सब चीजें अभ्यास से है, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, हजारों बार उन चीजों को पढ़ा, हजारों बार दोहराया, और उसकी वजह से हम अच्छे से आपको बता पाते हैं। तो मेन है चीजें कौन सी स्टूडेंट पढ़ता है, कौन सी याद करता है, कौन सी नहीं करता। तो टीचर से अच्छा किसी को नहीं पता होता, टीचर को पता रहता है कि कौन सी चीज पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है, और फिर कहीं ना कहीं उन चीजों को हमें तैयार करना भी बहुत जरूरी रहता है। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें खजाइनुल फतू। अब आप देखो खजाइनुल फतू जो लिखा हुआ है ना, तो खजाइनुल फतू को अपन देखो इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट निकालेंगे अपन, ठीक है। इसको बोलेंगे खजाना, ठीक है। खजाइनुल फतू को हम क्या बोलेंगे, खजाना। तुगलकनामा सिंपल है, याद कर सकते हो। उसके अलावा किरान उस सादीन, किरान उस सादीन को बोलेंगे किराने की दुकान, किराना। और सादीन का मतलब शादी का सामान खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, बोले किराने से। मिफ्ता उल फतू, मिफ्ता उल फतू का मतलब, मिफ्ता उल फतू यानी उसको दुकानदार कोई चीज मुफ्त में दे रहा है, फालतू में दे रहा है, समझ रहे हो। जब यार किराने का सामान ले रहा है और शादी का सामान ले रहा है, तो स्वाभाविक है थोक में ले रहा होगा, और थोक में ले रहा होगा तो दुकानदार भी प्रसन्न है, और दुकानदार भी कह रहा है तू यार चल एक काम कर, ये चीज मुफ्त में ले जा, फालतू पड़ा हुआ है मेरे पास। अब फालतू जो पड़ा हुआ था तो बोले क्या था, आशिका। आशिका का मतलब यह है, याशिका कंपनी का एक कैमरा पड़ा हुआ था उसके पास। क्या पड़ा हुआ था, कैमरा। अब कैमरा इसमें है नहीं है, लेकिन कंपनी मैंने आपको बता दी, अगर आप नहीं पढ़ा हो, नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सफेर का मतलब, नो सफेर का मतलब वो अगले दिन ही सफर पर जाने वाला था, सारा सामान लेके जाना पड़ता था। न्यू सफेर के यानी जब भी नए सफर पर जाएगा वो, न्यू सफेर यानी नए सफर पर जाएगा, तो क्या ले जाएगा अपने साथ, कैमरा ले जाएगा, और कैमरे से फोटो खींचेगा और यादगार पल अपने उसमें कैमरे में कैप्चर करेगा। तो कहने का मतलब अब तुम्हें कुछ समझ में आया होगा, बस केवल ये नाम हमने छोड़ा है, बाकी के सारे नाम कंप्लीट हुए हैं, और इस नाम में भी कुछ नहीं है। तुगलकनामा भी याद कर सकते हो, तो तुगलक से याद कर लेना, गुल्लक याद कर लेना। बोले गुल्लक में हम पैसे रख के क्या बनना चाह रहे हैं, अमीर बनना चाह रहे हैं। और खुसरो, गुल्लक में पैसे भरते रहो और गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर करके खुश रहो, गुल्लक को देख देख के खुश रहो, तो गुल्लक फोड़ो तो उस दिन तुम अमीर बन जाओ। और रियल में ये बात सही है, जब गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर बाद में गुल्लक से पैसे निकालते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है। तो इन नामों को, इन शब्दों को भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, जितना भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी का ये है, इसको आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय पर, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा आप याद कर ही लेना, वैसे तो समझ में आ गया होगा। किराना सादिन है तो किराना समझ में आ रहा है, खजाना यानी देखो अमीर खुसरो का मतलब ये है कि अमीर व्यक्ति इतना सारा सामान ले जा रहा है, और दुकानदार क्या कह रहा है उससे, अरे यार तुम तो खुश रहो, खुश रहो यानी कि खुश रहो। खजाइन फतू यानी जब कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो व्यक्ति क्या सोचता है, उसको क्या मिल गया, खजाना मिल गया, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। और कैसा खजाना मिल गया, बोले फालतू में कोई चीज मिलती है तो उसको ऐसा लगता है कि खजाना मिल गया हो। दूसरा, किरान उस सादिन यानी शादी का सामान खरीद रहा था, किरान उस सादिन यानी किराने के सामान खरीद रहा था और मुफ्त में मिल गया। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बना के ध्यान रखो कि भैया अमीर खुसरो वो ये सोच रहा है कि उस मुफ्त में जब सामान मिल गया तो ये बहुत बड़ा उसको क्या मिल गया, खजाना मिल गया है। और इतना खुश रहो, दुकानदार कह रहा है यार खुश रहो, तुम तो मेरी तरफ से ऐसे खुश रहो और रोज सामान ले जाओ, मुझे क्या दिक्कत है।
तो इतने डिफिकल्ट नाम है, जहां तक आपको याद रहना चाहिए खजाइनुल फतो, यानी उसे फालतू में सामान मिल जाए तो लोग सोचता है कि उसको खजाना मिल गया है। और तुगलक नामा, गुल्लक में पैसे निकलते हैं तो सोचता ही है हर व्यक्ति के वो अमीर हो गया और खुश हो जाता है। किरानो सादिन यानी किराने की दुकान है, शादी का सामान खरीद रहा है। मिफ्ताउल फतू यानी उसको मुफ्त में मिल गया है। आशिका यानी याशिका का कैमरा है। और न्यू सफर का मतलब नए सफर पर जाएगा तो कैमरा लेकर जाएगा। तो ये किसकी कृतियां हैं? अमीर खुसरो की हैं। आज तक आप देख लेना, आपने कभी ये कृतियां ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, ना याद करी होंगी और ना किसी ने कराई होंगी। ठीक है भाई, बाकी का मिलते हैं, यहाँ तक का आप अच्छे से तैयार कर लेना और कल ऐप चेक कर लेना। अगर मैं ऐप पे क्लास दूंगा तो ऐप पर मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स का अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो एक बार और मेरे को इन्फॉर्म करो, और जिन लोगों की मुझे जानकारी है तो उनके बारे में विचार कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो ऐप उनके मोबाइल में भी डाउनलोड हो सके। तो जिनको दिक्कत आए तो वो मेरे को मैसेज कर देना, या ये नहीं कर पाएंगे उनमें क्या प्रोसेस है उसका मैंने एक वीडियो भी बना दिया है हालांकि। तो जिनको दिक्कत आए या जो न्यू यूज़र हो, जो ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो मेरे को भेज देना। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर वैसे सबको पता होगा, 9993272846।